हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक बाउंड्री कंडीशंस पढ़ेंगे फॉर प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन होगा वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशन, conditions for propagation of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो आपको बाउंड्री कंडीशन स्टडी करनी है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर ट्रांसवर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। तो इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे एंड दे विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन आपको स्टडी करनी है। मतलब कि जैसे कि यूँ मान लो ये एक मीडियम है, ये एक इंटरफेस है, दिस इज इंटरफेस। ओके, इंटरफेस होता है एक हाइपोथेटिकल सरफेस जो दो मीडियम को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे ये मान लो पहला मीडियम है अपना और ये वाला अपना सेकंड मीडियम है। पहले मीडियम की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो है एप्सिलॉन 1 और मैग्नेटिक है वो जो म्यू 1 है। दूसरे मीडियम की हैं वो हैं एप्सिलॉन 2 और म्यू 2। ओके, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के भी दो कंपोनेंट होंगे। जो कंपोनेंट इस इंटरफेस के पैरेलल होगा उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई पैरेलल से। देखिए पहला मीडियम है तो ई फर्स्ट और यहाँ पे लिख दिया मैंने पैरेलल, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको डिनोट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट मीडियम में है और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसके लिए ये लगा देंगे नॉर्मल का साइन। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट मीडियम में जो इंटरफेस के पैरेलल कंपोनेंट है उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड का ही फर्स्ट मीडियम में जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा इंटरफेस के उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। इन द सेम वे यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड मीडियम में जो पैरेलल कंपोनेंट होगा इंटरफेस के उसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकंड मीडियम में नॉर्मल कंपोनेंट इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। इन द सेम वे मैग्नेटिक फील्ड का सेकंड मीडियम में जो पैरेलल कंपोनेंट है या टेंजेंशियल कंपोनेंट है विच इज अलोंग द इंटरफेस उसको B2 पैरेलल से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड मैग्नेटिक फील्ड का सेकंड मीडियम के अंदर जो इंटरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको B2 नॉर्मल या परपेंडिकुलर इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बाउंड्री कंडीशन को समराइज करेंगे, यहाँ पे हम प्रूव नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहली बाउंड्री कंडीशन हमारे पास होगी, और यहाँ पे एक चीज़ और मान के चल रहे हैं आप, यहाँ पे एक चीज़ मान के चल रहे हैं कि ये जो इंटरफेस है दिस इज चार्ज फ्री। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो फ्री सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज 0। इसको कंडक्टिविटी कंसिडर ना करें, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात हो रही है। आपका जो इंटरफेस है यहाँ पे इस प्लेन के अंदर कोई भी फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं है। तो अगर फ्री चार्ज अवेलेबल नहीं होगा तो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी? इफ़ आई राइट इट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आई विल राइट इट इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन फर्स्ट मीडियम, और इसका कौन सा कंपोनेंट? नॉर्मल कंपोनेंट, माइनस डी टू नॉर्मल कंपोनेंट, दिस इज इक्वल टू सिग्मा फ्री होता है। यहाँ पर देखिए अब आप, तो सिग्मा फ्री, अगर हमारा इंटरफेस फ्री फ्रॉम फ्री चार्ज है तो सिग्मा फ्री 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी? 0। तो अब देखिए, अगर मुझे d फाइंड आउट करना है तो d का रिलेशन हमारे पास होता है d इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई। ठीक है, यहाँ पर देखें जो d है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब हुआ ये जो पहला मीडियम है, फर्स्ट मीडियम, ये हमारा लीनियर मीडियम है। कैसा मीडियम है ये? लीनियर मीडियम है। और आइसोट्रोपिक भी हम इसको कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आइसोट्रोपिक मीडियम वो होता है जिसकी कंपोजिशन होमोजीनियस है। ठीक है, कंपोजिशन होमोजीनियस होगी तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दीज विल नॉट डिपेंड अपॉन। देखिए, लीनियर का मतलब तो ये हो गया, और आइसोट्रोपिक का मतलब होता है होमोजेनिटी ऑफ स्पेस, होमोजेनिटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मीडियम, होमोजेनिटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ मीडियम। तो मैं कह रहा हूँ अगर पहला मीडियम, फर्स्ट मीडियम लीनियर है तो इसका मतलब d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होगा। अगर मैं कह रहा हूँ जो पहला मीडियम है वो आइसोट्रोपिक है तो इसका मतलब आपका जो एप्सिलॉन है एंड म्यू है, दीज आर इंडिपेंडेंट, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट, स्पेस कोऑर्डिनेट। जब ये स्पेस कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इसमें एप्सिलॉन में और म्यू में, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। किसके? विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट के। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू देखूँ या फिर मैं यहाँ पे देखूँ या फिर यहाँ पे, देखिए पोजीशन तो चेंज हो रही है, स्पेस कोऑर्डिनेट तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हर पॉइंट के ऊपर एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इनकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम रहेगी। ठीक है, बिकॉज कंपोजिशन जो है वो कैसी है मीडियम की? यूनिफॉर्म है वो। ठीक है, तो ये जो दोनों पैरामीटर हैं, दीज आर यूनिफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट का मतलब यही होता है, दीज फिजिकल पैरामीटर आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द स्पेस, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट। तो देखिए, स्पेस कोऑर्डिनेट के विद रिस्पेक्ट टू एप्सिलॉन और म्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हुआ अगर मैं इन स्केलर पैरामीटर का ग्रेडियंट फाइंड आउट करता हूँ, मैं ग्रेडियंट ऑफ एप्सिलॉन फाइंड आउट करूँ या फिर मैं ग्रेडियंट ऑफ म्यू फाइंड आउट करूँ, तो ये मेरे पास क्या आएगा? 0 आएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये होता है आइसोट्रोपिक मीडियम का या होमोजीनियस मीडियम का मतलब। ठीक है, तो ये याद रखना अपने को। और ये लीनियर का मतलब होता है। अगर लीनियरिटी को, ठीक है, लीनियरिटी को मैं बी की टर्म में समझना चाहूँ तो जो भी मीडियम लीनियर है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अगर इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे मीडियम की प्रॉपर्टी आ जाती है, दैट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इनटू एच। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, तो जो भी मीडियम इस प्रॉपर्टी को ओबे करता है वो मीडियम लीनियर होगा। इसमें ये दोनों पैरामीटर लीनियरली वेरी करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने लीनियर मीडियम और आइसोट्रोपिक मीडियम, इनका डाउट आपको क्लियर किया है। अभी एक बात और है यहाँ पे, जो भी मीडियम लीनियर होगा
और आइसोट्रोपिक होगा, उस केस में हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ डी दैट विल बी इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई। ठीक है, बाकी मीडियम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ डी इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ ई, ये किस मीडियम में होगा? ये लीनियर मीडियम में होगा और आइसोट्रोपिक, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी हमारा ये रिलेशन वैलिड होगा, अदरवाइज ये दोनों इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ऐसा कब होगा? जब हमारा मीडियम कैसा होगा? अनिसोट्रोपिक। ठीक है, अब एनिसोट्रोपिक मीडियम में क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसको हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। देखिए, तो यहाँ पर आ जाते हैं। तो पहली बाउंड्री कंडीशन, हमारा इंटरफेस है जो दैट इज फ्री फ्रॉम द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर ये 0 हो जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और द फर्स्ट मीडियम और इसका नॉर्मल कंपोनेंट, दिस विल बी इक्वल टू डी टू नॉर्मल। ठीक है, अब इसको अगर मैं डी की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास यही इक्वेशन, यही बाउंड्री कंडीशन क्या बन जाएगी? ये पहली बाउंड्री कंडीशन है, तो ये बाउंड्री कंडीशन क्या बन जाएगी? डी की वैल्यू होती है हमारी एप्सिलॉन इंटू ई। तो यहाँ पर देखिए, डी वन परपेंडिकुलर की जगह मैं लिख देता हूँ एप्सिलॉन कौन से मीडियम का? फर्स्ट मीडियम का, इंटू ई, ई कौन से मीडियम का? फर्स्ट मीडियम का, और कौन से कंपोनेंट की बात हो रही है? नॉर्मल कंपोनेंट की बात हो रही है। दिस विल बी इक्वल टू, दूसरे मीडियम में आ गए अब इस मीडियम में, तो इस मीडियम में इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन 2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एप्सिलॉन 2, और इस मीडियम में ये सेकंड मीडियम है और नॉर्मल कंपोनेंट की बात हो रही है, तो ये भी हमारी बाउंड्री कंडीशन है किसकी टर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की टर्म में। ये किसकी टर्म में थी? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की टर्म में। अब हमारे पास आती है सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में हम रिलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट्स को। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट होते हैं वो हमारे कंटिन्यूस होते हैं हमेशा। तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट मीडियम का टेंजेंशियल या कंपोनेंट, टेंजेंशियल का मतलब होता है द कंपोनेंट विच इज़ पैरेलल टू द इंटरफेस। ठीक है, तो ये देखो, दिस विल बी इक्वल टू द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द सेकेंड मीडियम। ओके, तो यहाँ पर देखिए, इसमें ये जो कंपोनेंट है ये हमेशा कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस उस कंपोनेंट को बोलते हैं जो दोनों मीडियम में सेम होता है। ये यहाँ पर कंटिन्यूस है, लेकिन ये कब होगा? जब चार्ज डेंसिटी आपकी किसके इक्वल होगी? 0 के इक्वल। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द इंटरफेस दैट इज इक्वल टू 0। तो ये विद कंडीशन कंटिन्यूस है। ठीक है, और ये ऑलवेज। ठीक है, थर्ड इक्वेशन, अब देखिए आपने दोनों कंपोनेंट किसके स्टडी कर लिए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के, परपेंडिकुलर नॉर्मल कंपोनेंट भी और टेंजेंशियल या पैरेलल कंपोनेंट भी। अब हम बी के इसी तरीके से दोनों कंपोनेंट स्टडी करेंगे। तो इसमें पहला जो हमारा है, हम बी का नॉर्मल कंपोनेंट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो बी नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द फर्स्ट मीडियम, दिस इज इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेकेंड मीडियम। तो देखिए, ये वाली जो कंडीशन है ये हमेशा लागू होगी। ठीक है, चाहे आपका इंटरफेस है उसके ऊपर सरफेस करंट डेंसिटी हो चाहे ना हो। ठीक है, लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट होता है इसका वो विद कंडीशन होता है। पहले जनरल फॉर्म, जैसे इसकी जनरल फॉर्म लिखी है ना आपने, ठीक है, ये जो इतनी फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म, दिस इज जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। ठीक है, अब ये वाला जो मीडियम है बी के लिए जनरल फॉर्म लिखते हैं हम, और कौन से? नॉर्मल कंपोनेंट तो लिख लिया आपने। ठीक है, इट इज़ कंटिन्यूस ऑलवेज, हमेशा कंटिन्यूस होता है ये। ठीक है, ये भी हमेशा कंटिन्यूस होता है, और ये कंटिन्यूस सिर्फ तब होगा जब आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी 0 है। यहाँ पे आ जाओ, तो जनरल फॉर्म लिखते हैं पहले,
तो B पैरेलल in the first medium minus B parallel in the second medium. This is equal to mu naught times of K. ओके, म्यू नोट टाइम्स ऑफ K, और ये जो K है ना, दिस इज सरफेस करंट डेंसिटी। ठीक है, तो अगर सरफेस करंट डेंसिटी आपकी जीरो होगी, सरफेस करंट डेंसिटी जीरो होगी, यानी कि इस इंटरफेस के ऊपर कोई भी सरफेस चार्ज ना हो, ठीक है, तो KS जीरो होगा, तो ये वाला पार्ट है आपका, ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जीरो हो गया अपना, तो फिर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी विल गेट B1 पैरेलल इज इक्वल टू B2 पैरेलल। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई है अपने से, इसको जैसे आपने D की टर्म में लिखा है, वैसे ही हम किसकी टर्म में लिखेंगे, इसको H की टर्म में लिखेंगे पहले, देखिए, और फिर H की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास है H1 पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स माइनस पैरेलल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स इन सेकेंड मीडियम, ओके, that is equal to Ks, okay, and when the interface is free from the surface current density, तो ये वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, दिस विल बी जीरो, और फिर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूँ, दिस इज इक्वल टू, अब H में और B में देखो क्या रिलेशन है, यहाँ पर देखो, अगर मुझे H निकालना है, H, तो मुझे B को म्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो? अब अगर मुझे H चाहिए पहले मीडियम का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, B का पैरेलल कंपोनेंट फर्स्ट मीडियम में, इसको डिवाइड करना पड़ेगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम, माइनस यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा B ऑफ सेकेंड मीडियम पैरेलल कंपोनेंट डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द सेकेंड मीडियम, एंड दिस इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो इन बाउंड्री कंडीशन का हम यूज करेंगे आगे कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, सो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाउंड्री कंडीशंस फॉर प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अगले लेक्चर में प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टडी करेंगे। अभी हमने बाउंड्री कंडीशंस को क्लियर किया है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर। इफ यू फाइंड माय लेक्चर्स informative, please share and subscribe, and stay tuned with me for further lectures.